स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। सच एक्सप्रेस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे बीच समाज सेविका पूजा गुप्ता मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में समाज सेवा का एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाया, बल्कि प्राथमिक विद्यालयों में बुक किट वितरण, असहाय और जरूरतमंद लोगों की निरंतर सहायता कर समाज में सकारात्मक बदलाव की मिसाल पेश की है। उनकी सेवाएं समाज के कमजोर वर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI न्यूज और इस वक्त हमारे साथ में है पूजा गुप्ता जी, जो कि समाज सेविका है। और आज के प्रोग्राम में हम जानते हैं समाज सेवा के बारे में आपके साथ में। जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आप सभी को। मैं एडवोकेट पूजा गुप्ता जी। समाज सेवा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको हम बस एक छोटे से शब्द में नहीं पिरो सकते कि समाज सेवा एक छोटा सा शब्द है, क्योंकि अगर हम काम करना चाहते हैं, समाज में लोगों की अगर सेवा सचमुच में करना चाहते हैं, तो ना हमें किसी पावर की जरूरत है, ना हमें किसी सत्ता की जरूरत है। आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल आपको इस काम को करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि आप इस वक्त समाज सेविका हैं, लेकिन आप क्या पहले से ही समाज सेविका थी? मेरे कहने का क्या मतलब है, आपकी जो जीवन पूरा चला है वो किस तरीके से चला है? देखिए, मैं अगर कहूँ तो मेरी शिक्षा दीक्षा जन्मभूमि कलकत्ता पश्चिम बंगाल है और मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई है। तो शुरुआत से ही मैं कई संस्थाओं से जुड़ी थी। कलकत्ते में कई बंगाली संस्था थी, भारतीय भाषा परिषद था और कई ऐसी छोटी छोटी संस्थाएं थी जिससे समाज में लोगों का विकास हो सके। फिर शादी के बाद मैं यहाँ शिफ्ट हो गई। फिर हमने यहाँ पे अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू की और मैं एक अधिवक्ता के रूप में पिछले 8 सालों से सिविल कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। अधिवक्ता के साथ साथ मैं समाज सेवा से फिर से जुड़ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरी एक आत्म इच्छा थी कि मैं लोगों के बीच रहूं। तो इस कारण से मैंने वो अपनी जर्नी जो है यहाँ पे भी कंटिन्यू की और आज विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए मेरी संस्था शक्ति सेतु वेलफेयर फाउंडेशन जो है गोरखपुर में पिछले 8 सालों से काम कर रही है। जैसे कि आपने बताया कि पिछले 8 सालों से आप अधिवक्ता के रूप में भी आप कार्यरत हैं, तो क्योंकि आप अधिवक्ता हैं, तो क्योंकि आप कोर्ट कचहरी में रहती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे केसेस आते हैं, देखती रहती हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में सिर्फ महिला ही प्रताड़ित हैं कि पुरुष भी हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं उस बात से। तत्कालीन समय में बहुत समय पहले जब हम छोटे छोटे थे, मूवीज वगैरह में देखा जाता था कि महिलाओं को, बहुओं को जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, तो बड़ा डर लगता था शादीवादी से, शादी नाम के शब्द से ही। लेकिन वर्तमान समय में मैं जब कोर्ट में बैठती हूँ, स्पेशली फैमिली कोर्ट में जाती हूँ, तो कई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ लगता है कि पुरुष बेचारा वहाँ बेचारा बन के रह जाता है। मैं सब महिलाओं को नहीं कह रही हूँ, पूरे महिला वर्ग को नहीं कह रही हूँ। कुछ एक ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी झूठी स्वतंत्रता के लिए परिवार को तोड़ते हुए पुरुष को जो है कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते हुए कोर्ट के सामने लाके खड़ा कर दे रही हैं। जैसे कि आपने बताया कि सभी महिलाएं नहीं, कुछ महिलाएं, क्योंकि पुरुषों में भी ऐसा होता क्या है कि जब सभी पुरुष ऐसे होता नहीं है। नहीं, पहले भी सभी पुरुष खराब नहीं होते थे और आज भी सभी महिलाएं खराब नहीं है। अब आज के समय क्या हो गया, पुरुष बेचारा अपनी बातें किसी से नहीं कह पाता। मैंने तो कई मंचों से, जैसे हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग है, उत्तर प्रदेश महिला आयोग है, इसी प्रकार मैंने कई मंचों से ये एक आवेदन किया है कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी होना चाहिए, क्योंकि एक पुरुष कहाँ अपनी बात कहे। मतलब आपके कहने का मतलब क्या आपने एक ऐसा PIL दाखिल किया? मैं अभी सोच रही हूँ, मैंने अभी दाखिल नहीं किया, लेकिन कई मंचों पे मैंने आवेदन दिया है इसको, कई जगह मैंने बात रखी है, कई बड़े संस्थाओं में मैंने इस बात को रखा भी आवेदन के माध्यम से। देखिए, कोई भी समाज में बदलाव होता है तो कोई ना कोई तो पहल करता ही है। तो आज क्योंकि मैं मानती हूँ कि समाज में पुरुष और महिला एक गाड़ी के जो पहिए होते हैं उस तरह से हैं, वो किसी भी रूप में आप उनको देख लीजिए, पति पत्नी के रूप में, माँ बाप के रूप में, आप कलीग्स के रूप में, दोस्तों के रूप में। पुरुष है तो महिला है, महिला है तो पुरुष है। अकेले उनका अपना ना कोई औचित्य है, ना अपना कोई उनका महत्व है। जिस हिसाब से आप बता रही हैं कि पुरुष भी इससे आते हैं, बिलोंग कर रहे हैं, कि पीड़ित हैं, क्योंकि बंद कमरे में बातचीत हो रही है, वो नहीं पता चल पा रहा है कि गलती किसकी, महिला की है कि पुरुष की है। लेकिन क्योंकि आपने बताया कि इस वर्तमान सरकार में भी और इससे पहले की भी सरकारों में भी हालांकि योजनाएं चलती थी, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना चलती थी। आमतौर पे पूछ लेना चाहिए और बताना भी चाहिए, आम लोगों को पता भी होना चाहिए इस वर्तमान सरकार में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए। हाँ, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूंगी अपने उत्तर प्रदेश की विशेषकर,
भारत पे मैं भी जाऊंगी, लेकिन विशेषकर मैं अगर उत्तर प्रदेश की कहूँ तो महिला सुरक्षा पे बहुत काम हुआ है, क्योंकि मैं भी एक दूसरे प्रदेश से यहाँ पे आकर के कहीं ना कहीं स्थापित हुई। तो उस समय का माहौल मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, मैं घर से ही नहीं निकलती थी। तो धीरे धीरे बदलाव हुआ, और जब से महाराज जी मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री बने, सबसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी चीज पे काम किया है तो महिला सुरक्षा पे। आज हम आर्थिकी रूप से अपने लिए बाहर निकलते हैं, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे सामाजिक कामों के लिए, या परिवार के साथ निकलते हैं, तो सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आप कभी भी लौटे, आप निश्चिंत रहते हैं कि मैं भली बात अपने घर पहुंच जाऊंगी। तो योजनाएं बहुत हैं बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, आश्रितों के लिए। जैसे अपना उज्ज्वला योजना है, उस पर महिलाएं पहले धुएं में खाना बनाती थी, लेकिन उनके लिए गैस सिलेंडर की व्यवस्था की गई। सुमंगला योजना है, जिसमें बच्चियों के लिए एक आर्थिक लाभ दिया जाता है उनके ग्रेजुएशन तक के पढ़ाई के लिए। सामूहिक विवाह है, जिसमें हर वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार जो है कई हजार महिला लड़कियां जो है शादी होती है, उनको 51,000 का पैकेज दिया जाता है। इस तरह से तमाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, बहुत सारी योजना, सखी विसी सखी योजना है, मातृवंदन योजना है, मातृशक्ति योजना है, जिसमें जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उन्हें 5 से 6 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है, भरण पोषण किया जाता है। और फिलहाल इस पे मैं आप लोगों का कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी, मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, कई चरणों में हुआ है, और अभी 5.0 चल रहा है मिशन शक्ति। ये एक हेल्प डेस्क प्रोग्राम है, इसमें महिलाओं की सुनी जाती है। और अब जो मिशन शक्ति जो चल रहा है, ये हर डायमेंशन में चल रहा है। हेल्थ को लेकर के हेल्थ कैंप जारी हो रहा है, आप महिला पुलिस थाने चले जाइए, पिंक टॉयलेट की स्थापना हो गई है, कई हेल्पलाइन नंबर 1090 1098 है, कई ऐसे तमाम ऐसे हेल्पलाइन नंबर है जो महिलाओं के लिए सुना जाता है, और बस सिर्फ सुना ही नहीं जाता, तत्काल उस पर एक्शन भी लिया जाता है। जैसा कि आपने बताया कि अभी एक बच्चे पैदा होने से लेके उसके शादी से लेके उसकी प्रेगनेंसी तक सब सारी सुविधाएं जो है ये वर्तमान सरकार दे रही है। उसके बीच में आपने जब सुरक्षा की बात की, आपने बताया कि मिशन शक्ति भी चल रहा है। तो मिशन शक्ति के अंतर्गत जो आपने बताया भी कि ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर रात के 12 बजे कोई लड़की अपना जॉब खत्म करके निकलती है तो उसको रास्ते में क्या सुरक्षा मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अभी एक वीक पहले की ही एक घटना है, एक लड़की किसी भ्रमवश जो रहती थी बेतियाता में, और वो पादरी बाजार पहुंच गई किसी से मिलने, लेकिन वो दिग्भ्रमित हो गई, रास्ता भूल गई, जिससे मिलना तो वो मिल नहीं पाई। अब उसको कुछ नहीं समझ में आया, अंत में नजदीकी जो भी पुलिस चौकी था वहां जाके उन्होंने संपर्क किया, और मैं ये बहुत सैल्यूट करूंगी लोकल पुलिस का कि उन्होंने उसको गंभीरता से लिया और भली बात उनके पेरेंट के पास उनको पहुंचाया। तो आप खुद समझ लीजिए 12 साढ़े 12 बजे अगर महिला या कोई लड़की अकेले रास्ते पे निकल रही है, सुरक्षित अपने माता पिता के पास पहुंच जा रही है, तो इसके लिए हमें सरकार का और प्रशासन का धन्यवाद बिल्कुल करना चाहिए। इस तरह के जो उदाहरण हमें देखने को मिल रहे हैं, ये मिशन शक्ति को कहीं ना कहीं सफल बना रहे हैं। मैम, लेकिन ये तो बात हो गया कि एक लड़की के लिए, तो अगर इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉल सेंटर वगैरह में जॉब करते हैं या नाइट शिफ्ट जॉब करते हैं, तो जब वो नाइट शिफ्ट खत्म हो रहा है, नाइट शिफ्ट खत्म होने के बाद से जब वो निकलते हैं, तो उस वक्त क्या ये पॉसिबल हो पाता है कि वो हर दिन जो है, क्योंकि ये तो नाइट शिफ्ट का समय नहीं, देखिए ये गोरखपुर की बात है, कॉल सेंटर बड़े बड़े शहरों में गाजियाबाद हो गया, हाँ पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो बड़े शहर हैं वहाँ कॉल सेंटर चलता है। आपको पता होगा सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे कई ऐसे प्रावधान, कानूनी प्रावधान बड़े बड़े कंपनियों को अपने उसमें टर्म एंड कंडीशंस में अप्लाई करने को कहा है कि कोई महिला अगर नाइट शिफ्ट करती है, लेट नाइट अगर उनकी सर्विस है, तो उनको बकायदा बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उनके घर के दरवाजे तक छोड़ा जाए। ये कंपलसरी कर दिया गया है, पहले ये ऑप्शनल था कंपनियों के ऊपर, कैब के माध्यम से जो है कि कैब, उनके कंपनी के कैब, नॉट अ प्राइवेट कैब, उनके कंपनी के कैब उनको जिम्मेदारी के साथ उनके घर के दरवाजे तक, जब तक वो बेल बजा के अंदर न चली जाए तब तक वो खड़ा रहेगा, वो ड्राइवर, कैब ड्राइवर जो कंपनी का ड्राइवर होगा। तो सबसे पहले तो इस तरह से सुरक्षा मिल रही है। मैम, क्या उसको फॉलो किया जा रहा है? हाँ, मुझे लगता है, देखिए अपवाद हो सकता है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन पहली सुरक्षा तो कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को ये बाध्यता की गई इन कानूनों के माध्यम से। दूसरा, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई, महिला पुलिस, महिला कांस्टेबल, महिला दरोगा, इनकी भागीदारी बढ़ गई, और रात के गश्त में पेट्रोल जो होता है, पुलिस पेट्रोलिंग जो होती है, उसमें महिलाओं की भी भागीदारी रहती है, महिलाएं भी पेट्रोलिंग करती हैं। और 1090 1098 जो हेल्पलाइन नंबर है वो महिलाओं के लिए, अगर महिला 24 घंटे में से कभी भी कॉल करती है तो उस पर तुरंत एक्शन होता है। तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैम, आप सुरक्षा की बात कर रही हैं, क्योंकि हम लोग पत्रकारिता क्षेत्र से आते हैं, तो आपके गोरखपुर में क्या आपको लगता है कि एक महिला पत्रकार, क्या वो भी सुरक्षित है? मेरी बहुत से ऐसी मित्र हैं जो महिला पत्रकार हैं, और
भली भांति वो अपना रोजमर्रा का जो जीवन है पत्रकारिता के माध्यम से फील्ड में जाती हैं, हमारा इंटरव्यू लेती हैं, हम महिलाओं का इंटरव्यू लेती हैं। और कभी कभी बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो शाम हो जाते हैं, रात भी हो जाते हैं, 10 बज जाता है, मैं भी लौटती हूँ लेट से ही कभी कभार, तो वहां महिला पत्रकार हमारी जो बहनें हैं वो भी रहती हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा उनके साथ कोई दिक्कत होता है, क्योंकि महाराज जी जो है हर मंच से, महाराज जी का कोई भी कार्यक्रम होता है वो हर मंच से सबसे पहला जो उनका वक्तव्य होता है यही होता है कि हमें महिला सुरक्षा पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और हम ध्यान दे भी रहे हैं। और उनके जो शासन प्रशासन है इस पर पूरी तरह फोकस्ड है। हर मंच में जहां भी, जैसे गोरखपुर महोत्सव हो गया, ट्रेड शो हो गया, आपको खादी ग्राम उद्योग हो गया, जितनी भी सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी लगती है उसमें महिला जो मिशन शक्ति है उसका एक काउंटर होता है लोगों को अवेयर करने के लिए। मैं खुद भी जाती हूँ, तो ये अवेयरनेस हम भी बढ़ाते हैं और प्रशासन भी लोगों में बढ़ाती है। मैम, आपने बताया कि अवेयरनेस है, पत्रकार की भी सुरक्षा, चाहे वो महिला पत्रकार है, साथ में हर जगह पे महिलाओं की सुरक्षा हो रही है जी। पुरुषों के लिए आपने बताया कि आप PIL करने वाली हैं, आप प्लान कर रही हैं, सोच रही हैं कि हाँ ये चीज करना बिल्कुल, चाहिए, क्योंकि पुरुष भी कहीं एक वर्ग ऐसा है, हाँ, प्रताड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, महिला तो हो ही रही है, लेकिन साथ में पुरुष भी प्रताड़ित हो रहा है क्योंकि कोई प्रमाण नहीं होता है। रही बात, अगर हम क्योंकि पत्रकारिता की ही बात करेंगे, पत्रकारिता में अगर एक महिला पत्रकार, कहीं भीड़ है, कहीं एक प्रेस वार्ता हो रहा है, भीड़ एक साथ रिकॉर्डिंग करनी हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि एक पत्रकार वो पीछे हो जाती है महिला होने की वजह से? नहीं, देखिए मैं विशेषकर नाम नहीं लूंगी, मेरी 15-20 पत्रकार एक साथ हैं, जेंट्स, समझ रही हूँ मैं जो आप कहना चाह रहे हैं। एक महिला एक माइक लेके उसमें नहीं घुस पा रही है। नहीं, यहाँ मैं आपको अपोज करूंगी, क्योंकि मेरी 2-3 फ्रेंड हैं जो अच्छे चैनलों में हैं, और गोरखपुर के लगभग जितने पत्रकार बंधु हैं मेरा उनसे बहुत अच्छा एक टर्म्स है। तो कहीं भी अगर इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और वो 2-3 बहनें पहुंच जाती हैं, तो मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से देखा है, मैंने भी कई इंटरव्यू दिए हैं कि वो लोग उनको आगे आने देते हैं। मैंने देखा व्यक्तिगत रूप से उनको आगे आने देते हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी, लेकिन 2-3 मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है जो पत्रकार हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कहीं अपोज किया जाता। पुरुषों में धक्का मुक्की होती होगी, ये मैं मानती हूँ, लेकिन महिला पत्रकार अगर कहीं पहुंचती है तो बकायदा नहीं, बिल्कुल सम्मान के साथ, हाँ, सम्मान के साथ, चाहे वो जितनी भी भीड़ हो वहाँ पे उनको सम्मान के साथ रखा जाता है, उनको स्पेस दिया जाता है, हाँ, दिया जाता है। उनको धक्का मुक्की तो नहीं करनी पड़ती है। इवन हम लोग भी मान लीजिए किसी कार्यक्रम में पहुंच रहे, मैंने व्यक्तिगत रूप से भी देखा है, तो अगर लगता है कि यहाँ पुरुष की संख्या ज्यादा, महिलाएं कम है, तो हमारे जो पुरुष भाई है वो थोड़े हट जाएंगे कि मतलब हम लोग को धक्का मुक्की ना करना पड़े। तो ये देखिए एक शिष्टाचार, ये सिविल सेंस है, ये सिविल सेंस होना चाहिए हर व्यक्ति में, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। तो इस नाते हमें एक कंफर्टेबल माहौल मिलता है। राजनीति करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर एक राजनीतिक संगठन में भी एक कार्य करता हूँ, मैं सामाजिक काम करती हूँ। मेरा अपना संगठन है, वो मिशन शक्ति के साथ मिल करके महिलाओं के हेल्थ अवेयरनेस पे काम करता है। महिलाओं का जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मासिक धर्म होता है, उसको अवेयर करने के लिए मैं कई सरकारी संस्थाओं के साथ जुड़ के वहाँ की महिलाओं, अभी मेरा जिला कारागार में 2 इनिशिएटिव हुआ, वहाँ महिला बंदियों के साथ हमने मेंस्ट्रुएशन पे एक अवेयरनेस सेमिनार रखा था और डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने पैड का। तो अवेयरनेस सिर्फ सुरक्षा को लेके नहीं, हेल्थ पे भी होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षित महिला, सुरक्षित परिवार, सुरक्षित समाज, ये टैगलाइन है हमारा। तो जब महिला सुरक्षित होगी, चाहे किसी भी मामले में, तो समाज अपने आप सुरक्षित होगा। बिल्कुल मैम, और साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुआ? मेरी तो प्रारंभिक शिक्षा पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट स्कूल, मेरा हाई स्कूल और इंटर, वहाँ पे हायर सेकेंडरी कहते हैं, वहां से हमने पढ़ाई की। फिर हमने हिंदी से ऑनर्स राष्ट्रगुरु सुरेंद्रनाथ कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, मैंने वहां से पढ़ाई की। फिर मैंने मास्टर्स किया, पहले तो मैंने साहित्य, हिंदी साहित्य में किया कलकत्ता विश्वविद्यालय से, फिर मैंने अंग्रेजी साहित्य में कलकत्ता विश्वविद्यालय से, उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में भी मास्टर्स किया कलकत्ता विश्वविद्यालय से। बिल्कुल मैम, क्योंकि हमें भी बताया गया था कि आपका मास कम्युनिकेशन जी, मास कम्युनिकेशन, तो इसीलिए मैं आपसे ज्यादातर सवाल जो है मैं पत्रकारिता क्षेत्र से ही कर रहा हूँ और महिलाओं से संबंधित कर रहा हूँ, कि क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र से मैं हूँ, बिल्कुल मेरा लवेबल क्षेत्र है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो कहीं ना कहीं आपको भी उस वक्त समस्या आई होगी। तो पत्रकारिता महिला पत्रकार के लिए या एक नॉर्मल पत्रकार के लिए क्या संदेश देना? हाँ, मैं कहीं ना कहीं इस कमी को मैं जरूर बताना चाहूंगी। उस समय का माहौल आज से 20 साल पहले मैंने किया था, तो मैंने 4 साल का होता है, मैंने 3 साल तो अपना जो भी थ्योरिकल था कंप्लीट किया। लास्ट ईयर मुझे जो है लोकल न्यूज, वहाँ का बंगाली तारा टीवी था, उनके साथ मुझे एक इंटर्नशिप करना था, बट सामाजिक माहौल जो भी था उस समय का, परिवार से परमिशन नहीं मिला कि मैं पत्रकारिता के लिए एज ए रिपोर्टर में काम करूं, तो कहीं ना कहीं मेरा वो सपना अधूरा रह गया।
और मैं उस तरह से नहीं उतर पाई रिपोर्टिंग में। मैं जाना चाहती थी, मैं अपना करियर उसी में बनाना चाहती थी, बट मैं नहीं कर पाई। बट आई हैव अ डिग्री फॉर दैट। इवन देन मुझे लगा कि अगर मैं उस तरह से काम नहीं कर पा रही हूँ तो समाज में किसी और परिप्रेक्ष्य में आऊं, तो मैंने सोशल वर्क, सामाजिक कार्य को अपना लिया। लेकिन आज के समय में मुझे नहीं लगता है कि आर्थिकी के लिए कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहां पुरुष या महिलाएं ना अप्लाई कर सकती हूँ, ना जा सकती हूँ। आजकल, आज के टाइम में पेरेंट्स भी माइंडसेट है कि भाई बच्चे का करियर प्रायोरिटी में। मैं अपने माँ बाप को नहीं कटघरे में खड़ा कर रही हूँ, सामाजिक तत्कालीन समय का जो माहौल था उसके अनुसार। लेकिन आज विशेषकर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कोई भी लड़की हो जो क्षेत्र चुनना चाहे वो आसानी से चुन सकती है। माँ बाप भी उनको अलाउ कर रहे हैं, और इवन टीचर्स जो हैं, प्रोफेसर्स जो हैं, वो भी इनकरेज करते हैं कि यू शुड बी डू समथिंग इन योर लाइफ। आई थिंक सो। मैम, जैसे कि देखा जाता है कि आमतौर पे जब भी कोई पढ़ाई करता है, अपनी शिक्षा को लेता है, तो उसके बाद से वो एक छोटे शहर से बड़े शहर में मूव कर जाता है, क्योंकि ये गोरखपुर शहर है। यहाँ पे भी पत्रकारिता की पढ़ाई तो होती है। तो क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ के भी जो होनहार होते हैं, छात्र होते हैं, वो यहाँ से पढ़ के बाहर के निकल जाते हैं, जिससे यहाँ के जो लोकल के खबरें होती हैं या लोकल की आवाज होती है वो कहीं दब के रह जाती है? देखिए, ये तो हर छोटे शहर की दिक्कत है, लेकिन गोरखपुर इट्स गोइंग ऑन टू डेवलपिंग मोड। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस का भी यहाँ कहीं ना कहीं स्थापना। अभी आप गीडा में देख लीजिए, बहुत सारी पहले इंडस्ट्रीज नहीं थी यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं थी, लोग बाहर ही मूव करते थे। लेकिन धीरे धीरे बदलाव हुआ, और जो आप कह रहे हैं बच्चे यहाँ से पढ़ के बाहर निकल जा रहे हैं, तो इसको आपको दो तरीके से समझना चाहिए। एक तो वो बच्चे जो 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेकर के वापस अपने शहर आके पत्रकारिता करते। पहले एग्जाम्पल तो आप ही हैं कि आप इतना अच्छा पॉडकास्ट कर रहे हैं, इतना अच्छा न्यूज चैनल चला रहे हैं, जिसके लिए बहुत शुभकामनाएं। तो आपने भी मेहनत की होगी। हाँ, कुछ एक ऐसे अपवाद हैं जो उनको लगता है कि अपने शहर में मेरा डेवलपमेंट नहीं है, वो गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली ऐसे शहरों में जाके बस जा रहे हैं। लेकिन एक समय आ रहा है कि वापस अपने घर की तरफ मूव कर रहे हैं। बिल्कुल, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा, और काफ़ी आपने डिटेल में जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ में जाते जाते आपके तरफ से हमारे लोगों, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी समाज के हर वर्ग को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, किसी भी श्रेणी के आते हो, माइनॉरिटीज हो या फिर अनुसूचित वर्ग के लोग हो, दलित हो, सब हम एक समाज के एक स्तंभ हैं। और आर्थिकी क्षेत्र में भी, चाहे पत्रकारिता हो, राजनीति हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, हम सामाजिक स्तंभ हैं। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, समाज के विकास में अपना सहयोग करना चाहिए। और सरकार की जो भी योजनाएं हैं, अगर हम सरकार की किसी योजना से डिसएग्री करते हैं तो अपनी उस बातों को सकारात्मक रूप में पहुंचाएं, ताकि सरकार उस पर विचार करे। अपोज करना लोकतंत्र है, हमें बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसको सकारात्मक रूप से। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।